हेलो एवरीवन, मैं वैभव सिंह आप सबका स्वागत करता हूं मार्गदर्शन शिक्षा केंद्र यूट्यूब चैनल में। आशा करता हूं सब लोग ठीक होंगे, अपना पूरा ख्याल रख रहे होंगे और पूरी पढ़ाई पे मेहनत कर रहे होंगे। चलिए बिना किसी देरी के आज की वीडियो शुरू करते हैं। तो ये जो हमारी वीडियो है मॉर्निंग करंट अपडेट्स की वीडियो होने वाली है। डेट क्या है? 2 मार्च 2023 है आज के मॉर्निंग करंट अपडेट्स के बारे में हम इस वीडियो में डिस्कस करेंगे। तो हमारा पहला पॉइंट क्या है? पहला पॉइंट है हमारा केरला टेम्पल इंट्रोड्यूसेस मैकेनिकल एलिफेंट। तो केरला का एक टेम्पल है, केरला का एक मंदिर है। क्या नाम है मंदिर का? जिस मंदिर ने किया है इंट्रोड्यूस? श्री कृष्णा टेम्पल। मतलब श्री कृष्णा जो मंदिर है उसने क्या किया? इंट्रोड्यूस किया है एक मैकेनिकल एलिफेंट। मैकेनिकल मतलब अगर हिंदी में मैं डायरेक्टली बोलूं तो यांत्रिक, ठीक है, जो मैकेनिकल पावर होती है उससे जो चलता है उसको, वो ऐसा एक एलिफेंट क्या किया है? इंट्रोड्यूस किया है। किसने? केरला के एक टेम्पल ने। कौन सा टेम्पल ने? केरला के ने श्री कृष्णा टेम्पल ने। इसकी अगर बात करें तो ये पीटा, ये जो आपकी पीटा ऑर्गेनाइजेशन है, किसको, कहाँ की? पीटा इंडिया जो ऑर्गेनाइजेशन है इसके द्वारा ही इंट्रोड्यूस किया गया है। देखिए ये जितने भी रिचुअल होंगे ना, जितने भी रिचुअल्स होते हैं, देखिए बहुत पुराना कस्टम है ना, बहुत पुराना, एक बहुत पुराने समय से चला आ रहा है। ये जो आपका रिचुअल है जो केरला के टेम्पल्स में किया जाता है कि जो हाथी होते हैं ना, मतलब एलिफेंट्स होते हैं हाथी, वो जो है बहुत सारे रिचुअल्स, बहुत सारी चीजें जो है परफॉर्म करते हैं, ठीक है, बहुत सारी चीजें करते हैं। तो मतलब जब पूजा होती है वहां पे तो बहुत सारी चीजें करते हैं, तो उसी के लिए जो है हाथी इस्तेमाल हुआ करते थे। लेकिन जो हाथी है ना वो क्या होता है, उनकी वजह से ना कई सारे लोगों की मृत्यु भी हो रही थी पिछले कुछ सालों में। आज तक 556 लोगों की मृत्यु हो चुकी है अभी तक। 556 लोगों की मृत्यु अभी तक हो चुकी है। अब मृत्यु कैसे हो जाती है? क्योंकि देखिए हाथी एक जंगली जानवर है ना, आप उसको इस्तेमाल तो कर रहे हो लेकिन कई बार क्या है वो वायलेंट भी हो जाता है। कई बार ऐसी चीजें हो जाती हैं जिनकी वजह से वो वायलेंट हो जाता है। उससे क्या होता है, फिर वो जब काबू के बाहर हो जाता है तो इधर उधर भागता है और हाथी के नीचे एक बार कोई दब गया तो वैसे ही मर जाता है, ठीक है, उसकी टक्कर लग जाए किसी से तो वैसे ही मृत्यु हो सकती है। तो इसकी वजह से क्या है, ये जो इतने सारे लोग मर रहे थे तो उसकी वजह से जो पीटा इंडिया है। अभी पीटा इंडिया क्या है? पहले पीटा की फुल फॉर्म सुनिए। पीटा की फुल फॉर्म है पीपल फॉर इथिकल ट्रीटमेंट ऑफ एनिमल, ठीक है। तो बेसिकली ये एनिमल की एक ऑर्गेनाइजेशन है, एक एनजीओ है, मुंबई बेस्ड एनजीओ है। वैसे ये जो है यहाँ पे एक ब्रांच खुली हुई है, जो इसकी मेन, जो इसका हेडक्वार्टर है, जो मेन है पीटा का, वो ऑफिस वो कहाँ पे है? वो है आपका यूएसए में, ठीक है। ये जानवरों के लिए काम करता है। जानवरों का कोई ऐसा जो नॉन इथिकल ट्रीटमेंट हो रहा है ना, नॉन इथिकल ट्रीटमेंट मतलब ऐसा कुछ कि जानवरों को परेशान किया जा रहा है, उनको मारा जा रहा है किसी चीज के लिए, ऐसी जो भी चीज होती है ना उसके लिए, उसके ऊपर काम करता है। कौन? पीटा काम करता है। तो जो इसकी इंडिया वाली ब्रांच है, कहाँ है इसका हेडक्वार्टर? इंडिया में। इसका हेडक्वार्टर मुंबई में। ये मुंबई बेस्ड एक एनजीओ है, ठीक है, एक एनजीओ है जो जानवरों के लिए काम करता है, ठीक है। तो इसने क्या इंट्रोड्यूस किया? इसने इंट्रोड्यूस किया है ये मैकेनिकल एलिफेंट, ठीक है। तो इससे क्या होगा, ये जो मैकेनिकल एलिफेंट है वायलेंट नहीं होगा, इसको जैसे चलाया जाएगा ऐसे चलेगा ना, ये मशीन्स के द्वारा चलेगा, तो जैसे इसको चलाया जाएगा ऐसे चलेगा। ये ऐसा नहीं है कि अपने हिसाब से वायलेंट हो सकता है, अपने हिसाब से जो है हिंसक हो सकता है। वायलेंट मतलब हिंसक हो सकता है अपने हिसाब से। तो इसी वजह से इस एलिफेंट को, ये जो आपका हाथी है, इसको इंट्रोड्यूस किया गया। सारे जो रिचुअल होंगे, सारे जो रिचुअल किए जाएंगे इन टेम्पल्स में, इन मंदिर में, केरला के में, ये इसी के द्वारा किए जाएंगे, है ना, इसी के द्वारा किए जाएंगे। रिचुअल्स क्या क्या हो सकते हैं? देखिए रिचुअल्स बहुत सारी चीजें हो सकती हैं जो रिचुअल्स होती हैं, जैसे कि राइड हो सकती है, मतलब घुमाना हो सकता है ना, जो यात्रा चलती है उसके लिए जो पूरी बग्गी खींचनी पड़ती है वो खींच सकते हैं। तो ऐसे करके बहुत सारे रिचुअल्स हैं जो हाथियों के द्वारा इन टेम्पल्स में, है ना, बहुत लंबे समय से चले आ रहे हैं, ठीक है, बहुत लंबे समय से चले आ रहे हैं, जो इनको किया जाता है परफॉर्म। तो उसी की वजह से क्या है, क्योंकि यहाँ पे बहुत सारे लोगों की मृत्यु हो जाती थी, जानवर जब कई बार हिंसक हो जाता था उसकी वजह से, मतलब हाथी कई बार हिंसक हो जाता था, तो इसी की वजह से पेटा इंडिया जो है, इसने ये जो है मैकेनिकल हाथी जो है, मैकेनिकल एलिफेंट बोल दीजिए, फिर यांत्रिक एलिफेंट बोल दीजिए, हाथी बोल दीजिए, इसको इंट्रोड्यूस किया है, ओके, ताकि लोगों की जो मृत्यु है वो ना हो, ठीक है। चलिए पीटा के बारे में मैंने आपको बताई दिया, एक एनजीओ है, मुंबई बेस्ड एनजीओ है जो जानवरों के लिए काम करता है। मैंने आपको फुल फॉर्म बताई, फुल फॉर्म से समझने की कोशिश करिए। पीपल फॉर इथिकल ट्रीटमेंट ऑफ एनिमल, पीपल फॉर इथिकल ट्रीटमेंट ऑफ एनिमल। तो एनिमल का इथिकल ट्रीटमेंट हो, है ना, ऐसे लोग जो काम कर रहे हैं किस चीज के लिए, कि एनिमल्स का, जो जानवर है उनका इथिकल ट्रीटमेंट हो। ऐसे लोग जो जानवरों के लिए काम कर रहे हैं ताकि उनका इथिकल ट्रीटमेंट हो, उसी ऑर्गेनाइजेशन को, जो इस चीज के लिए काम करती है, जो इन लोगों से मिलकर ऑर्गेनाइजेशन बनी है, उस ऑर्गेनाइजेशन को क्या बोलते हैं? उस ऑर्गेनाइजेशन को बोलते हैं पीटा। मैंने आपको ऐसे बता दिया यूएसए बेस्ड ऑर्गेनाइजेशन है। देखिए पीटा ना कई बार न्यूज में आ जाती है, क्योंकि इसने कई बार ऐसी चीजें की हैं इंडिया से रिलेटेड, कई बार ऐसी चीज, जैसे अभी कुछ दिन पहले पीटा का और अमूल का बहुत बड़ा केस चला था,
अमूल इंडिया है ना, अमूल तो आप सबने सुना होगा, इतनी बड़ी कंपनी है दूध से रिलेटेड। तो इसका बहुत तगड़ा केस चला था अमूल का और पीटा का। पीटा बार बार ये कह रहा था अमूल जो है जानवरों का बहुत बेकार तरीके से इस्तेमाल कर रहा है, उनको दवाइयां देता है ताकि ज्यादा से ज्यादा दूध जो है वो निकाल सके जानवरों से, गाय भैंसों से ज्यादा दूध निकाल सके। इस वजह से अमूल जो है बहुत सारी अनइथिकल चीजें कर रहा है, ठीक है, अनइथिकल चीजें कर रहा है। तो इस वजह से अमूल और ये जो है केस उसमें आ गए थे, न्यूज में आ गए थे पीटा। फिर उसने पीटा ने एक बार ये भी कहा था कि जो हिंदूज की शादी होती है उसमें जो घोड़े के ऊपर बैठ के चलते हैं ना, जो शादी में जब जाते हैं तो उससे पहले घोड़े के ऊपर बैठ के दूल्हा चलता है, वो भी एक अनइथिकल चीज है। ये भी इसने बोला था कि यहाँ पे आप घोड़े को परेशान करते हो। तो ऐसी बहुत सारी चीजें हैं जिनकी वजह से पीटा और इंडिया जो है आपस में न्यूज में आते रहते हैं। तो इसी की जो मुंबई बेस्ड ऑर्गेनाइजेशन है, सॉरी मुंबई बेस्ड जो इसका एनजीओ ऑर्गेनाइजेशन, हाँ ऑर्गेनाइजेशन भी कह सकते हो, एनजीओ भी कह सकते हो। तो जो इसका मुंबई बेस्ड ऑर्गेनाइजेशन है, मुंबई बेस्ड ऑर्गेनाइजेशन है, उसी ने इसके ऊपर काम किया है। ये जो मैकेनिकल एनिमल जो है इसको इंट्रोड्यूस किया गया है। तो ये जो पीटा इंडिया है ये सन 2000 में इसको खोला गया था मुंबई में। ओके, मतलब इंडिया में खोला गया था, मुंबई में इसका हेडक्वार्टर तो मुंबई में खोला गया था, ऐसे बोल सकते हैं। चलिए नेक्स्ट न्यूज देखते हैं। नेक्स्ट न्यूज क्या है, डीजीसीए अप्रूव्स हिंदुस्तान 228 या 228 एयरक्राफ्ट ऑफ हेल्थ। तो देखिए पहले देखते हैं डीजीसीए क्या है। देखिए डीजीसीए है आपकी डायरेक्टर जनरल ऑफ सिविल एविएशन। क्या है डीजीसीए? डायरेक्टर जनरल ऑफ सिविल एविएशन। तो डायरेक्टर जनरल ऑफ सिविल एविएशन, तो जो सिविल एविएशन हमारी ऑर्गेनाइजेशन है, जो सिविल एविएशन हमारी ऑर्गेनाइजेशन है, उसके जो डायरेक्टर जनरल है उन्होंने अप्रूव कर दिया है। क्या अप्रूव कर दिया है? हिंदुस्तान 228 एक एयरक्राफ्ट का नाम है, एक एरोप्लेन का नाम है, उसको इंट्रोड्यूस कर दिया है बनाने के लिए। किससे? हॉल से। अब हॉल क्या है? देखिए हॉल की फुल फॉर्म है आपकी हिंदुस्तान एरोनॉटिकल लिमिटेड। क्या? हिंदुस्तान एरोनॉटिकल लिमिटेड। ये गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की वो है कंपनी है, एक कंपनी है जो क्या करती है, एयरक्राफ्ट हो गए, बहुत सारे आपके फाइटर जेट्स हो गए, इन सबको बनाती है, ठीक है, इन सबको बनाती है। इसकी फुल फॉर्म क्या है? हिंदुस्तान एरोनॉटिकल लिमिटेड। तो इसको ये जो आपके एयरक्राफ्ट है, कौन से एयरक्राफ्ट? हिंदुस्तान 228 एयरक्राफ्ट जो है इनको बनाने का ऑर्डर दे दिया गया है। किसके द्वारा? डीजीसीए, डायरेक्टर जनरल ऑफ सिविल एविएशन, इनके द्वारा ये जो आपका डील थी इसको अप्रूव कर दिया गया, इसके ऊपर साइन कर दिया गया है। ओके, अब इनके पहले हम बात करते हैं हिंदुस्तान 228 एयरक्राफ्ट जो है। देखिए ये जो एयरक्राफ्ट है ना, ये हॉल के द्वारा बनाया गया, ये तो आपको पता ही चल गया होगा, हॉल के द्वारा बनाया गया। ये 16 सीटर एयरक्राफ्ट है। पहले जो है ये पहले हिस्ट्री से जानते हैं। 1983 में क्या हुआ था? 1983 में हॉल ने, एचएल हॉल ने और डॉर्नियर आपके जर्मन बेस्ड कंपनी है ना, ये भी एयरक्राफ्ट का निर्माण करती है, ये भी एयरक्राफ्ट बनाती है। तो इन दोनों ने मिलकर एक डील साइन करी थी जिनमें इन्होंने एक जॉइंट वेंचर किया था कि एक एयरक्राफ्ट का नाम क्या था? एयरक्राफ्ट का नाम था आपका डॉर्नियर 228। एयरक्राफ्ट का नाम क्या था? डॉर्नियर 228 नाम से आपका एक एयरक्राफ्ट बनाया जाएगा। डॉर्नियर 228 के नाम से एक एयरक्राफ्ट बनाए जाएंगे, ठीक है, और उनके फिर टोटल 150 जो है एयरक्राफ्ट बनाए जाएंगे, है ना, और उनको इंडिया में दिया जाएगा, मतलब इंडिया के लिए बनाए जाएंगे एयरक्राफ्ट। तो ये एयरक्राफ्ट बनके तैयार हो गए, इनकी डील खत्म हो गई। अब उसके बाद क्या हुआ? ये जो एयरक्राफ्ट बने थे ना 150 से जब 150 एयरक्राफ्ट बने थे, ये खाली मिलिट्री यूज के लिए थे, ये खाली मिलिट्री यूज के लिए थे, क्योंकि इसमें हॉल का भी हाथ था, ठीक है, हॉल का भी हाथ था। तो जब तक ये बन रहे थे, जॉइंट वेंचर चल रहा था, तब तक तो सब ठीक था। लेकिन अब क्या हो गया कि उसके बाद क्या हुआ, जब जॉइंट वेंचर खत्म हो गया तो उसके बाद इसको सारा जो देखभाल इन एयरक्राफ्ट की कर रहा था, कौन कर रहा था? इनका रिपेयर वर्क, इनके पार्ट्स वगैरह, स्पेयर पार्ट्स वगैरह चेंज करना कौन कर रहा था? वो सब कर रहा था एचएल हॉल। तो अब हॉल ने क्या किया, यही जो एयरक्राफ्ट था आपका डॉर्नियर 228, इसी को अपग्रेड करके इसमें बहुत सारी नई नई फैसिलिटी जोड़ के ना, अब इसको ये तो खाली मिलिट्री यूज के लिए चल रहा है, अभी भी हमारी मिलिट्री में यूज होता है कौन सा? डॉर्नियर 228। तो इसी का क्या है, एक वर्जन बना दिया, कमर्शियल वर्जन, है ना, जो जिसको हम नॉर्मल चीजों के लिए भी यूज कर सके, नॉर्मल जो एयरक्राफ्ट होते हैं उनमें भी यूज कर सके, जो नॉर्मल आपके एरोप्लेन होते हैं एक जगह से दूसरी जगह ले जाते हैं ना, उन्हीं के लिए इसका इस्तेमाल कर सके, है ना। तो उसी का नाम क्या रखा है जो इन्होंने बनाया है, कमर्शियल वर्जन जो इन्होंने बनाया है, उसका नाम रखा है हिंदुस्तान 228। किसने? हॉल ने। तो इसी की जो डील है, इसी के लिए जो डील साइन हुई है, किसके बीच में हुई है? डीजीसीए, मैंने आपको बताया जो हमारा सिविल एविएशन है उसके बीच में और हॉल के बीच में, हिंदुस्तान एरोनॉटिकल लिमिटेड के बीच में। देखिए इनके बीच में जो डील साइन हुई है ना, ये एक स्कीम है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की। क्या है स्कीम? उड़ान। ये उड़ान नाम से गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की एक स्कीम है, उसके अंतर्गत ये जो डील साइन हुई है। उड़ान की फुल फॉर्म क्या है? उड़े देश का आम नागरिक। क्या?
उड़े देश का आम नागरिक, ठीक है। तो ये जो स्कीम है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की, उड़ान उड़े देश का आम नागरिक, इसके अंतर्गत ये जो है डील साइन हुई, क्योंकि ये जो आपका सिविल एविएशन है, ये मिनिस्ट्री ऑफ सिविल एविएशन की बात करिए हमारे इस समय पे। मिनिस्ट्री ऑफ सिविल एविएशन का मिनिस्टर कौन है? ज्योति आदित्य सिंधिया, ठीक है। ज्योति आदित्य सिंधिया है हमारे यहाँ के इस समय पे सिविल एविएशन मिनिस्टर। तो उसी के जो डीजी है, उसी के जो डायरेक्टर जनरल है, उन्होंने इस डील को अप्रूव कर दिया है, ठीक है, जो हमारी मिनिस्ट्री ऑफ सिविल एविएशन है। तो ये जो उड़ान स्कीम है, इस स्कीम के अंतर्गत इसको जो है क्या किया गया है, दोनों ने मिलकर साइन किया है। किसने? HAL हॉल ने और DGCA ने, या फिर सिविल एविएशन बोल सकते हो आप, सिविल एविएशन मिनिस्ट्री ने। तो ये स्कीम क्या है, पहले इसके बारे में बात कर लेते हैं। देखिए, अगर आप ध्यान से अगर इसके नाम को देखेंगे तो उड़े देश का आम नागरिक, मतलब जो आम नागरिक है वो उड़ सकने का मतलब वो एयरप्लेन में ट्रेवल कर सके, एयरक्राफ्ट में ट्रेवल कर सके। तो कैसे कर सकता है? आम नागरिक की अगर बात करें तो क्यों नहीं कर पाता? देखिए, क्यों नहीं कर पाता? क्योंकि पैसे जो पैसा होता है ना, ये सबसे बड़ी भूमिका निभाता है इसमें। क्योंकि आम आदमी, क्योंकि देखिए एरोप्लेन जो होते हैं, जो एयरक्राफ्ट होते हैं, एरोप्लेन होते हैं, इनका जो किराया होता है बहुत महंगा होता है। इसी वजह से क्या है, हम लोग ट्रेन का इस्तेमाल करते हैं। जो आम नागरिक होते हैं ट्रेन का इस्तेमाल करते हैं, क्योंकि ट्रेन जो है सस्ती होती है। तो अब कैसे कर सकता है आम नागरिक एरोप्लेन का इस्तेमाल? किराया सस्ता करके, ठीक है, उनके लिए अफोर्डेबल हो, ठीक है। एक तो लोकल कनेक्टिविटी मिले, क्योंकि देखिए ट्रेन आपके हर एक स्टेशन पे होके जाती है, लेकिन आपका एयरक्राफ्ट तो ऐसा है नहीं कि हर एक एयरपोर्ट पे, हर शहर के एयरपोर्ट पे होके जाएगा, और हर शहर में एयरपोर्ट है भी नहीं, है ना। तो हर शहर में एयरपोर्ट है नहीं, तो वहां पे जाएगा भी नहीं एयरक्राफ्ट। तो इसी स्कीम के अंदर गवर्नमेंट ऑफ इंडिया बहुत सारे आपकी क्या बना रही है, एयरपोर्ट बना रही है। पिछले कुछ सालों में अगर आप देखोगे, जब से स्कीम लॉन्च हुई है ना, जब से इतने सारे एयरपोर्ट हमारे बन रहे हैं अलग अलग जगहों पे, इतने सारे रिमोट एरियाज में क्या बन रहे हैं, इतने सारे रिमोट एरियाज में क्या बन रहे हैं, आपके एयरपोर्ट्स बन रहे हैं। तो इसी स्कीम के अंतर्गत गवर्नमेंट ऑफ इंडिया काम कर रही है और कोशिश कर रही है जो किराया है उसको कम से कम लाया जाए, ताकि जो नॉर्मल लोग हैं, जो आम आदमी है, वो उसको अफोर्ड कर सके, वो यहाँ उसके ऊपर ट्रैवल कर सके, ठीक है, उनकी जेब पे ज्यादा ना फर्क पड़े और वो उसके साथ ट्रैवल भी कर सकते, ठीक है। चलिए हम नेक्स्ट न्यूज देखते हैं। नेक्स्ट न्यूज क्या है? साइंटिस्ट डिस्कवर 5th इनर कोर लेयर ऑफ अर्थ। तो साइंटिस्टों ने क्या फाइंड कर लिया है, क्या डिस्कवर कर लिया है, क्या ढूंढ लिया है, किस चीज की खोज की है? इन्होंने खोज की है 5th इनर कोर लेयर ऑफ अर्थ। अच्छा, अर्थ की बात करें, अपनी पृथ्वी की बात करें ना, तो जैसे जैसे हम पृथ्वी में नीचे होते चले जाएंगे, नीचे चलते चले जाएंगे, ऐसे ही क्या है, पृथ्वी अलग अलग हिस्सों में, अलग अलग लेयर्स में बटी हुई होती है। जैसे ये हमारी पृथ्वी है, मान लीजिए ये, तो अगर हम पृथ्वी का ये वाला हिस्सा उठा लें, खाली एक पीस उठा लें, है ना, जैसे मान लो एक केक है तो केक में से एक पीस काट के निकाल लेते हैं ना, उसी तरह से ये हमारी पृथ्वी है, उसमें से हमने एक पीस काट के निकाल लिया, तो ये है वो एक पीस, ये है आपका वो एक पीस, ठीक है। तो ये जो पीस है अभी तक हमको पता था 4 हिस्सों में बटा हुआ होता है, ठीक है, क्योंकि अभी जो फाइंड करी है 5वीं लेयर है ना। तो अब इससे पहले हमको पता था ये 4 हिस्सों में बटा हुआ है। तो सबसे ऊपर देखो ये वाला हिस्सा है सबसे ऊपर, ठीक है। अब ये मैंने क्या बनाया, ये जो बनाया हुआ है ना, एक मिनट, ये जो बनाया है ना मैंने, ये हो गए आपके जो पहाड़ वगैरह होते हैं, जो माउंटेन होते हैं, और ये क्या हो गया, ये हो गए आपके जो सी, मतलब ओशियंस वगैरह, या फिर हिंदी में बोले तो जो आपके समुद्र वगैरह होते हैं वो। तो ये तो है सबसे ऊपर वाली लेयर, ठीक है, यहीं पे हम लोग रहते हैं, तो ये तो है आपकी सबसे ऊपर वाली लेयर। इसको क्या बोलते हैं, इसको सबसे ऊपर वाली लेयर को बोलते हैं हम लोग क्रस्ट। सबसे ऊपर वाली लेयर को बोला जाता है क्रस्ट। उसके बाद आती है जो लेयर, उसको बोला जाता है मेंटल। क्या बोला जाता है, मेंटल। उसके बाद जो दो नीचे लेयर आती है वो कौन कौन सी है? ऊपर वाली जो है ये तो है आपकी अपर कोर, और नीचे वाली जो है ये क्या है, इनर कोर, ठीक है। नीचे वाली क्या है, इनर कोर। तो ये जो कोर है ऑलरेडी 2 हिस्सों में डिवाइडेड है, ठीक है ना। तो ये 4 लेयर हो गई। कौन कौन सी 4 लेयर हो गई? सबसे ऊपर कौन सी हो गई आपकी, क्रस्ट। ये जो माउंटेन और ओशियन है ना, माउंटेन, सी या फिर ओशियन, जो भी आपके समुद्र वगैरह होते हैं, या फिर नॉर्मल जो प्लेन होते हैं, प्लेन एरिया जो होते हैं, ये किस में आते हैं, ये आप सब आपके आते हैं क्रस्ट में, ठीक है। उसके बाद जो नीचे लेयर आती है वो आती है आपकी मेंटल। आप कई जगह पे जो है मेंटल के भी 2 हिस्से पढ़ लोगे, अपर मेंटल, लोअर मेंटल, लेकिन ये दोनों बेसिकली एक ही जैसे होते हैं, थोड़ा बहुत फर्क होता है इनमें, थोड़ा बहुत फर्क होता है, इसी वजह से इसको एक साथ ही बोलते हैं, क्या बोलते हैं, मेंटल। लेकिन जो आपकी कोर की जो ये 2 होती है लेयर, ये इनमें बहुत ज्यादा डिफरेंस होता है, ठीक है। ये जो है आपकी अपर लेयर कोर जो होती है थोड़ी लिक्विड होती है ना, ये थोड़ी लिक्विड फेज में होती है, लेकिन ये जो आपकी नीचे वाली लेयर है ये पूरी तरह से सॉलिड नहीं होती। इनर कोर जो है पूरी तरह से सॉलिड नहीं होती, लेकिन काफी हद तक सॉलिड होती है, ठीक है। इस वजह से इनमें दोनों में बहुत ज्यादा फर्क है, इसलिए इन दोनों को हमेशा अलग ही पढ़ा जाता है, ठीक है ना। तो ये हो गई आपकी 4 लेयर। इन 4 ही लेयर के बाद एक लेयर और ढूंढी गई है, कहाँ की, कोर की। ये जो आपका इनर कोर है ना, इसके नीचे एक और लोअर लेयर जो है वो ढूंढी गई है, इनके नीचे एक और लेयर ढूंढी गई है जो फुली सॉलिड है, ठीक है, जो फुली सॉलिड है। मैंने क्या बताया, ये जो आपकी अपर कोर है ये क्या है, ये सॉलिड नहीं होती, लिक्विड फेज में होती है, ठीक है ना। इसके नीचे अगर आ जाओ
इनर लेयर, ये इनर कोर जो है ये क्या बताया मैंने, ये क्या है ऑलमोस्ट, मतलब काफी हद तक क्या होती है, काफी हद तक सॉलिड होती है। लेकिन ये जो नीचे आपकी दिखाई ना मैंने सबसे नई जो अभी फाइंड की गई है, ये कैसी होती है आपकी, ये सॉलिड ही होती है, ठीक है, ये सॉलिड ही होती है। ये जो पूरी कोर है ना हमारी, ये निकल की बनी हुई होती है, किसकी, निकल या फिर आयरन बोल सकते हो आप, निकल और आयरन, निकल और आयरन जो है आपके धातु होते हैं, ये जो आपके मेटल्स होते हैं इनकी बनी हुई होती है। तो ये जो आपकी नीचे नई कोर फाइंड की गई है ना, ये क्या है आपकी, ये है आपकी, ये जो आपकी नई कोर फाइंड की, नई कोर जो है नई लेयर फाइंड की गई है, ये कोर के अंतर्गत आती है और ये पूरी की पूरी सॉलिड होती है। तो ये एक सॉलिड मेटालिक बॉल बोल सकते हो, मेटालिक मतलब धातु, हिंदी में बोले तो धातु, तो एक मेटल की बनी हुई बॉल बोल सकते हो जो या तो किससे बनी हुई होगी, निकल से या फिर आयरन से बनी हुई होगी। तो ये वो लेयर है जिसको फाइंड किया गया है, जिसको फाइंड किया गया है। कैसे फाइंड किया गया साइंटिस्ट के द्वारा इसको, देखिए साइंटिस्ट इसके ऊपर बहुत समय से काम कर रहे थे, है ना, साइंटिस्ट इसके ऊपर बहुत समय से काम कर रहे थे। लेकिन अभी थोड़े दिन पहले मैंने आपको न्यूज में कवर कराया था कि टर्की में बहुत भयंकर वाला भूकंप आया था, एक साथ कई सारे भूकंप आए थे, 3-4 आए थे, फिर 1-2 दिन छोड़ के फिर 3-4 आए थे, फिर उसके बाद और भी आसपास के जो देश है सीरिया वगैरह, सीरिया में तो उस समय पे भी आए थे, टर्की में आया था, लेकिन और आसपास के देश जो है उनमें भी फिर बहुत तगड़ा भूकंप आया। फिर उसके कुछ समय बाद इंडोनेशिया में भी भूकंप आया। तो क्या है, भूकंप की पूरी सीरीज चल रही है ना, जो भूकंप होते हैं, जो आपके अर्थक्वेक होते हैं, उनकी पूरी सीरीज चल रही है, इंडिया में आते जा रहे हैं। हालांकि मैंने टर्की वाला कवर किया था क्योंकि बहुत ज्यादा भयंकर था, है ना, बहुत ज्यादा हाई उसका था मैग्नीट्यूड का। पाकिस्तान को कवर नहीं किया क्योंकि उससे इतना वो नहीं फर्क नहीं पड़ा, ठीक है, वो इतने अच्छे मतलब इतने हाई मैग्नीट्यूड के थे नहीं। लेकिन जो टर्की वाला था वो बहुत, टर्की और सीरिया में जो आया था वो बहुत हाई मैग्नीट्यूड का था और एक ही दिन में कई बार आया था, इस वजह से वो कवर किया गया था। तो ये जो बहुत सारे आपके अर्थक्वेक आ रहे थे ना, ये जो बहुत सारे आपके भूकंप आ रहे थे, उसके बाद साइंटिस्ट को पता तो था कि एक लेयर है नीचे जो कुछ तो है, मतलब कुछ तो है जो थोड़ा सा इनर कोर से अलग है, ठीक है, ऐसा साइंटिस्ट को पता था। तो इसके ऊपर जो साइंटिस्ट जो है इसके ऊपर बात मतलब इसको वो कर रहे थे, इसको खोज कर रहे थे। तो वहां पे उनको ये एक कोर मिली, वहां पे उनको एक कोर की लेयर मिली जो फुली सॉलिड थी, जो पूरी तरह से सॉलिड थी, ठीक है। तो उसी लेयर की यहाँ पे क्या हो रही है, बात हो रही है, समझ गया आप। बाकी इनके बारे में जो लेयर है ना, इनका क्या क्या काम होता है, क्या क्या करती है ये, इन सब के बारे में पूरी डिटेल्स आपको पढ़ाया जाएगा जब आपको ज्योग्राफी पढ़ाई जाएगी, भूगोल हिंदी में बोलते हैं, इंग्लिश में ज्योग्राफी, जब आपको पढ़ाई जाएगी। तो ये जो लेयर है, ये जो आपकी 5 लेयर है, आप लगा लो तो 5, वैसे बेसिकली जो हमारी बुक में है, किताब में है, वो अभी तक 4 ही है, ठीक है ना। ये तो क्योंकि अभी नई फाइंड की गई है तो इसको भी कवर कर लेंगे जो 5वीं होगी, और बाकी जो 4 है इनको भी मतलब टोटल 5 को कवर किया जाएगा। आपके जो ज्योग्राफी के लेक्चर होंगे सबको एक साथ कवर किया जाएगा पूरी डिटेल में। तो अभी आप थोड़े आइडिया के लिए समझ लीजिए, ठीक है ना। तो आशा करता हूं आपको समझ में आ गया होगा, मैंने बता दिया सारा कुछ, ये जो 5वीं लेयर है कहां पे है, क्या काम कैसी है ये, है ना। तो चलिए अब आगे चलते हैं, नेक्स्ट न्यूज देखते हैं। नेक्स्ट न्यूज क्या है हमारी, नेक्स्ट न्यूज है हमारी, फ्रांस वोंट साइन G20 कम्युनिक अनलेस इंडिया स्ट्रांगली कंडेम्ड रशिया, अनलेस इंडिया स्ट्रांगली कंडेम्ड रशिया। देखिए अभी कुछ दिन पहले मैंने आपको एक न्यूज पढ़ाई थी, उसमें मैंने क्या बताया था कि जो फ्रांस है ना, फ्रांस इस समय पर रशिया से बहुत ज्यादा गुस्से में, बहुत ज्यादा नाराज है। वो मैंने आपको पूरा वो बताया था ना आपको, पूरा जो इनका एक इंसिडेंट था, किसका इंसिडेंट था, जो आपके रशिया का और किसका इंसिडेंट था, फ्रांस का, नेपोलियन वाला इंसिडेंट पूरा बताया था मैंने आपको, पूरी स्टोरी बताई थी, बैकग्राउंड बताया था कि पहले नेपोलियन को लेके फ्रांस जो है रशिया को चढ़ा था, लेकिन फिर रशिया ने कुछ उल्टा बोल दिया, मतलब कुछ बोल दिया रशिया ने नेपोलियन को लेके, जो नेपोलियन के साथ सही में हुआ था। ये जो फ्रांस, देख मैं आपको बता देता हूँ, मैंने वहां पे पूरा कवर किया है कि नेपोलियन ने क्या किया था, क्या नहीं किया था, लेकिन यहाँ पे शॉर्टली बता देता हूँ आपको। तो देखिए क्या था, जिस नेपोलियन आपका क्या था, एक तानाशाह था। तो जब ये फ्रांस में राज करता था नेपोलियन, उस समय पर रशिया तो था ही था, है ना, रशिया भी था, और इसका जो सबसे बड़ा दुश्मन था, है ना, क्योंकि देखिए रशिया और जो नेपोलियन है बहुत अच्छे दोस्त थे आपस में, लेकिन जो सबसे बड़ा नेपोलियन का दुश्मन था वो कौन था, वो थे आपके अंग्रेज। तो अंग्रेजों को बिल्कुल पसंद नहीं करता था नेपोलियन। तो रशिया और जो अंग्रेज हैं बहुत ज्यादा अच्छा बिजनेस करते थे। तो नेपोलियन ने रिक्वेस्ट की किससे, रशिया से, कि आप जो है इनसे बिजनेस बंद कर दो, क्योंकि कुछ दिन में मैं इन पर अटैक करने वाला हूं, फिर आपको नुकसान होगा। तो रशिया ने इसकी बात मानी और बंद कर दिया बिजनेस। लेकिन अगले 6 महीने के अंदर रशिया ने देखा ना तो नेपोलियन ने अटैक किया, बल्कि रशिया को बहुत सारा अटैक तो हुआ नहीं और बहुत सारा नुकसान झेलना पड़ रहा है, क्योंकि इसको ट्रेड बंद करना पड़ा। तो इसने क्या किया, रशिया ने अपना ट्रेड जो है दोबारा शुरू कर दिया। फिर नेपोलियन ने इससे दोबारा कहा कि तुमने ट्रेड क्यों शुरू कर दिया, तो रशिया ने कहा देखो हम इतना सारा नुकसान उठा रहे हैं और तुम ना तो हमला कर रहे ना कुछ कर रहे, करते तो अब तक कर लेते। इसी बात से जो है नेपोलियन बहुत ज्यादा नाराज हो गया, ठीक है, बहुत ज्यादा नाराज हो गया, और इतने गुस्से में आया कि इसने अपनी सेना के जो 6 लाख सैनिक थे, जितने भी इसके पूरे सैनिक थे 6 लाख के 6 लाख, इसने उठाए और जाके अटैक कर दिया रशिया पे।
ठीक है। रशिया का जो रशिया के ऊपर अटैक कर दिया। रशिया की कैपिटल क्या है? मॉस्को। तो इसने मॉस्को को कैप्चर कर लिया, ठीक है। मतलब इसने रशिया को कुल मिला के हरा दिया और मॉस्को को कैप्चर कर दिया और पूरे मॉस्को में इसने आग लगा दी, ठीक है। वहां आग लगाने के बाद फिर जब वापस फ्रांस में लौट के आ रहा था ना, इसको क्या बोला जाता है? नेपोलियन की सबसे बड़ी गलती माना जाता है। इसके बाद ही नेपोलियन धीरे धीरे हारना शुरू हो गया था, मतलब खत्म होना शुरू हो गया था नेपोलियन का साम्राज्य। देखिए यहाँ पर रशिया हार तो गया, मॉस्को जो है इसके कब्जे में आ गया नेपोलियन के, और इसने पूरे रशिया में पूरे इसमें पूरा जो आपका ये है, इसकी जो कैपिटल है मॉस्को, रशिया की इसमें आग भी लगा दिया। तो जब मैं वापस लौट के आ रहा था ना, तो बहुत सर्दियों का मौसम चल रहा था, क्योंकि लड़ाई थोड़े समय तक चली थी। उसके बाद बहुत ज्यादा सर्दियों का मौसम शुरू हो गया रशिया में, और रशिया की सर्दी इतनी भयंकर वाली सर्दी होती है ना, सर्बिया रीजन हो गया और आसपास के जो रीजन है, बहुत भयंकर वाली सर्दी होती है रशिया की। लेकिन जो फ्रांस में होती है उसके मुकाबले बहुत हल्की सर्दी होती है। तो क्या हुआ, ये जो नेपोलियन की सेना थी ना, ये उस सर्दी की वजह से बहुत ज्यादा परेशान हो गई, क्योंकि कई सारे लोग जो थे, क्योंकि देखिए जब दो लोग आपस में लड़ते हैं, कोई भी दो सेना आपस में लड़ती है, तो ऐसा तो नहीं है जो हारी है उसी को नुकसान हुआ है, नुकसान तो जो जीती है उसको भी हुआ होता है। जैसे मैंने आपको 1761 की तीसरे पानीपत के युद्ध के बारे में बताया, किस किस के बीच में हुआ था? मराठा और आदिल शाह की सेना के बीच में, दुर्रानी जो एम्पायर था उसके बीच में। तो मैंने आपको क्या बताया कि यहाँ पे पानीपत की इसमें मराठा हार गए थे। देखिए मराठा तो हार गए, तो इनको तो नुकसान हुआ ही, उनके तो लोग मरे, लेकिन लड़ाई इतनी टफ लड़ाई हुई थी यहाँ पे, इतनी भयंकर वाली लड़ाई हुई थी कि दुर्रानी एम्पायर भी ना उसके बाद कभी सर्वाइव नहीं कर पाया था, उसके बाद धीरे धीरे गिरता चला गया था। ऐसे ही नेपोलियन के साथ हुआ। यहाँ पे इसने मॉस्को को कैप्चर तो कर लिया, कब्जा तो कर लिया, उसको आग भी लगा दी, वहां से आने भी लगा, लेकिन जो बहुत सारे सैनिक तो उसके सेना में इसमें लड़ाई में मर गए थे, है ना। बाकी क्या हुआ, बहुत सारे सैनिक कैसे मर गए? बहुत सारे सैनिक इसके मर गए जब वापस लौट के आए थे, तो सर्दी की वजह से। तो ये जो 6 लाख की सेना लेके गया था नेपोलियन, ये खाली 10,000 की सेना रह गई इसकी। कितनी रह गई? 10,000 की। के जो है 1000 को लिखते हैं ना, तो 10,000 या फिर 10,000 की सेना किसकी रह गई? खाली नेपोलियन की। अब नेपोलियन का क्या था, एक तानाशाह था, तो नेपोलियन ने फ्रांस के ऊपर तो कब्जा किया ही हुआ था, आसपास के जो छोटे छोटे देश थे सबको कब्जा रखा था। तो जब नेपोलियन की जो सेना है बस 10,000 की रह गई, और नेपोलियन बहुत ज्यादा कमजोर भी हो गया, क्योंकि ये भी तो सर्दी में से आ रहा था ना, इतनी आदत नहीं थी सर्दी में रहने की। तो इसके आते ही बाकी जो छोटे छोटे देश थे सबने मिलकर नेपोलियन के ऊपर अटैक कर दिया और नेपोलियन हार गया, ठीक है। नेपोलियन हार गया। तो ये जो थी, ये पूरी कहानी थी। अब क्या हुआ कि जैसे रशिया ने यूक्रेन के ऊपर हमला किया है ना, इस बार से वेस्टर्न कंट्री बहुत सारी खुश नहीं है, यूरोपीय कंट्री, तो फ्रांस भी उससे खुश नहीं है। तो फ्रांस क्या था, फ्रांस जो है काफी, फ्रांस के बहुत सारे मिनिस्टर, यहां तक कि जो इनके प्रेसिडेंट है फ्रांस के, कौन? इमैनुएल मैक्रोन, ये भी क्या कर रहे थे, रशिया को चिढ़ा रहे थे। क्या कह के कि जैसे नेपोलियन ने एक समय पे आपका पूरा जो कैपिटल है, आपका जो पूरा राज्य है, वो है राजधानी है आपकी क्या, मॉस्को जला दी थी ना, उसी तरह पे आप भी कभी यूक्रेन पर हमला नहीं कर, कब्जा नहीं कर पाओगे, और हम लोग जो है सारी कंट्री, जितनी वेस्टर्न कंट्रीज है, मिलकर आपको हरा देंगे, ठीक है। ये किसने कहा? ये फ्रांस ने कहा। काफी लंबे समय तक चला इस चीज, है ना। रशिया ने कोई जवाब नहीं दिया, लेकिन काफी लंबे समय तक ये चीज चलती रही। हर एक मिनिस्टर फ्रांस का बार बार यही चीज बोल रहा था, जब भी प्रेस कॉन्फ्रेंस में आ रहा था। ये जब उनके किसने बोल दी, प्रेसिडेंट ने भी ये बात बोल दी, फ्रांस के इमैनुएल मैक्रोन ने भी ये बात बोल दी, तो फिर रशिया की तरफ से जवाब आया। रशिया की तरफ से क्या जवाब आया कि भले ही हम जो है हार गए, हम भले ही हार गए, लेकिन हमारा जो मौसम था, हमारा जो देश है, हमारे देश ने जो हमारी मदर नेचर है, मतलब जो हमारा आसपास का एनवायरमेंट है, उसने क्या किया, अपने देश के लिए आपके जो नेपोलियन की सेना थी ना, उसको बुरी तरह से खराब कर दिया। नेपोलियन उसके बाद हार गया। तो उसको हराने में भी हाथ किसका था? हम भले हार गए हो, लेकिन नेपोलियन को हमारे देश ने नेपोलियन को खत्म कर दिया। ये किसने कहा? ये कहा रशिया ने, ठीक है। सही भी कहा, गलत तो कुछ कहा नहीं था, खत्म भी हुआ था। और फ्रांस ने भी सही कहा, रशिया की जो कैपिटल थी उसमें आग भी लगा दी थी नेपोलियन ने। तो इसी बात का जब रशिया ने इनको उल्टा जवाब दिया, तो इस बात का फ्रांस को लग गया बहुत ज्यादा बुरा। और जब फ्रांस को बुरा लग गया, तो उसके बाद क्या है, और जो नफरत थी पहले से बहुत ज्यादा बढ़ती चली गई। तो इसी की वजह से क्या हुआ, 24 फरवरी जो निकली है ना आपकी, उसको रशिया और यूक्रेन की जो लड़ाई चल रही है उसको 1 साल हो गया। 24 फरवरी 2022 को शुरू हुई थी, 24 फरवरी 2023 को 1 साल हो गया। तो इसी 1 साल पे क्या हुआ कि यूएनजीए, यूनाइटेड नेशन जनरल असेंबली में वोटिंग होनी थी, मतलब हो गई। अब तो वोटिंग होनी थी, है ना। तो जब मैंने न्यूज पढ़ाई थी जब तक हुई नहीं थी वोटिंग, तो वोटिंग होने वाली थी, हुई नहीं थी जब तक, ठीक है। तो जो मीटिंग, ये जो यूएनजीए है, इसमें जो है क्या होना था, यूएनजीए क्या है, यूनाइटेड नेशन जनरल असेंबली, ठीक है। यूनाइटेड नेशन जो संयुक्त राष्ट्र, उसकी एक असेंबली है जिसमें सारे देश एक साथ बैठते हैं, जितने भी जो देश है जो यूएन के द्वारा, यूनाइटेड नेशन या फिर संयुक्त राष्ट्र के द्वारा वेरीफाइड है, जो इसमें रजिस्टर्ड है यूएन में, वो सारे देश बैठते हैं, किसी भी चीज पे बात करते हैं। तो इस समय पे बात क्या होनी थी, जब 1 साल हो गया
दिया था किसको, रशिया और यूक्रेन की लड़ाई को। तो जितने भी वेस्टर्न देश हैं, बहुत सारे वेस्टर्न देश है, रशिया अकेला एक आध दो देश और हो जाएंगे रशिया के साथ, तो इसी वजह से ज्यादा चलती किसकी है, वेस्टर्न देशों की चलती है। तो वेस्टर्न देशों ने मिलकर क्या बोला कि हम एक रेजोल्यूशन पास कराएंगे, हम एक वो पूरा डॉक्यूमेंट पास कराएंगे जिसमें लिखा होगा कि अब तो 1 साल हो गई है, तो अब रशिया को क्या करना है, वापस अपनी सेना बुलानी है, लड़ाई को खत्म कर देना है। ठीक है, ये किसने बोला, ये इन लोगों ने बोला, जो वेस्टर्न कंट्री थी, फ्रांस भी उसमें था। और जब ये नेपोलियन वाला किस्सा हो गया तो फ्रांस तो और बढ़ चढ़ कर आगे आने लगा। तो ये जो वोटिंग होनी थी ना, इसके लिए फ्रांस क्या था, इंडिया से बार बार बोल रहा था कि आप जो है रशिया के अगेंस्ट वोट कर दो, है ना, आप जो है रशिया के अगेंस्ट वोट कर दो, आप भी ये वोट कर दो कि जो लड़ाई है वो शांत हो जानी चाहिए, वो खत्म हो जानी चाहिए। ठीक है, ये किसने बोला, फ्रांस ने बोला, बहुत रिक्वेस्ट करी इंडिया से। लेकिन इंडिया ने क्या हुआ, जब मीटिंग हुई तो इंडिया ने क्या किया, एब्सटेन कर लिया। अब एब्सटेन क्या होता है, देखिए, एक तो वोट जो है इसके खिलाफ देना होता है, मतलब कि हम नहीं चाहते कि लड़ाई रुके, है ना। एक होता है सपोर्ट में देना, मतलब कि लड़ाई रुक जाए। एक होता है एब्सटेन। एब्सटेन क्या होता है कि हम वोट ही नहीं कर रहे, है ना, हमको मतलब ही नहीं है, चाहे आप लड़ाई रोक लो चाहे मत रोको। तो उसमें क्या होता है, वोटिंग वाला जो बटन होता है ना, वही नहीं दबाया जाता, हाँ या ना वाला बटन कोई सा नहीं दबाया जाता। तो इंडिया ने क्या किया, इंडिया ने एब्सटेन कर लिया। इन्होंने कोई रशिया से रिलेटेड अब तक जितने भी UNGA में, मतलब यूनाइटेड नेशन जनरल असेंबली में या फिर यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल में, कहीं भी कोई भी वो हुआ ना, कोई भी वोटिंग हुई है, उसमें इंडिया ने अभी तक कोई वोट जो है, कोई वोट की नहीं है, ना हाँ में की ना में की। क्योंकि देखिए, हमारे तो दोनों तरफ इंटरेस्ट है, हमारे रशिया की तरफ भी इंटरेस्ट है और हमारे किसकी तरफ, वेस्ट की तरफ भी इंटरेस्ट है। तो इस वजह से हम जो है इसके बीच में नहीं पड़ रहे। हालांकि बहुत सारी वेस्टर्न कंट्रीज इंडिया के ऊपर प्रेशर डाल रही है, लेकिन इंडिया नहीं झुक रहा। ठीक है, तो उसी वजह से क्या हुआ, जब यहाँ पे इंडिया ने एब्सटेन कर लिया, हालांकि ये रेजोल्यूशन पास हो गया, 144 कंट्रीज ने हाँ में वोट किया। ठीक है, 193 के आसपास पूरी कंट्रियां जो यहाँ पे बैठी होंगी, उनमें से 144 ने हाँ बोला कि लड़ाई शांत हो जानी चाहिए। तो देखो, रेजोल्यूशन तो पास हो गया, लेकिन इंडिया ने वोट नहीं करा। और इंडिया इज अ ह्यूज कंट्री, इंडिया बहुत बड़ी कंट्री है। इंडिया की जो वोटिंग होती है, फिर चाहे ये हाँ करे ना करे, वोट ही ना करे, इससे बहुत ज्यादा फर्क पड़ता है। ठीक है, और वैसे भी फ्रांस तो इंडिया का बहुत अच्छा दोस्त है, तो फ्रांस को भी थोड़ा सा फर्क पड़ता है इस चीज से। तो जब इंडिया ने इसके खिलाफ वोट नहीं करी ना, किसके खिलाफ, रशिया के खिलाफ। हालांकि इंडिया, देखो, अगर आप ना कोई भी चीज देखो तो पर्सपेक्टिव से देखा करो, मतलब नजरिए से, दृष्टिकोण से देखने की कोशिश करो। देखो, इंडिया का दृष्टिकोण, अगर भारत के दृष्टिकोण की बात करूं, एज ए इंडियन हमारी दृष्टिकोण की बात करूं, तो हम लोग क्या देखेंगे कि हमारा रशिया से भी इंटरेस्ट है और हमारा वेस्टर्न कंट्री से भी इंटरेस्ट है। तो हम अपने हिसाब से काम करेंगे, इसीलिए हमने एब्सटेन कर दिया। लेकिन वहीं पे अगर फ्रांस के पॉइंट ऑफ व्यू से देखो, मतलब फ्रांस के दृष्टिकोण से देखो, तो उसका तो रशिया के साथ कोई इंटरेस्ट है नहीं, उसकी तो दुश्मनी है उल्टी रशिया के साथ। तो वो तो यही चाहेगा कि जितने हमारे दोस्त हैं वो क्या करें, वो रशिया के खिलाफ हो जाए। यही चाहेगा ना कि सब हम दोस्त मिलकर रशिया को दबाने लगे, जो हमारा दुश्मन उसको दबाने लगे। ऐसे तो ग्रुप्स में भी होता है ना, जैसे छोटे छोटे फ्रेंड्स ग्रुप होते हैं स्कूल के या कॉलेज के, यही तो होता है आपका, जो अलग अलग फ्रेंड्स होंगे उनके और अलग अलग भी दोस्त होंगे, लेकिन जरूरी थोड़ी है वो सब दोस्त आपस में भी दोस्त हो, है ना। ऐसा भी तो हो सकता है कोई दोस्त आपका जो आपका बेस्ट फ्रेंड है वो उसको पसंद ना करता हो, है ना, तो वो यही तो चाहेगा कि मेरा दोस्त भी इसको पसंद ना करे। तो यही वाला सिस्टम है यहाँ पे, समझ रहे हो आप। तो अगर पॉइंट ऑफ व्यू से फ्रांस के से देखो तो ये भी गलत नहीं सोच रहा, लेकिन हम भारत के पॉइंट ऑफ व्यू से सोचें तो भारत भी गलत नहीं सोच रहा है। ठीक है ना, तो यही वाला किस्सा है। पॉइंट ऑफ व्यू से देखोगे तो आपको समझ में आएगा कि फ्रांस भी कुछ गलत नहीं कर रहा है, इंडिया के ऊपर थोड़ा सा प्रेशर डाल के। अब क्या हुआ है कि जब इंडिया ने नहीं किया, ये जो इसके सपोर्ट में वोट करनी थी, इंडिया ने नहीं किया, तो अब क्या हुआ कि फ्रांस ने क्या बोल दिया, फ्रांस ने ये बोल दिया है कि जो G20 की मीटिंग होगी, इसका जो कॉम्युनिक होगा, कॉम्युनिक क्या होता है, G20 का कॉम्युनिक या फिर किसी भी चीज का कॉम्युनिक क्या होता है, कॉम्युनिक का मतलब होता है जो लास्ट में डॉक्यूमेंट निकल के आता है। ठीक है, जो लास्ट में डॉक्यूमेंट निकल के आता है ना, कि क्या क्या डिस्कशन पूरी G20 मीटिंग में हुए, उन सब के ऊपर फिर लास्ट में जिस कंट्री ने पॉइंट दिए होते हैं, सबने म्यूचुअली बात करके जो पॉइंट लिखे होते हैं, उस डॉक्यूमेंट में लिखे होते हैं, उसको कॉम्युनिक बोलते हैं। और उसके ऊपर फिर सब कंट्री जो है, जो मिनिस्टर्स होंगे वो साइन करेंगे। ठीक है, वो साइन करके बोलेंगे कि जी हाँ, हम इन सब चीजों से एग्री करते हैं, हम इन चीजों से सहमत हैं। ठीक है ना, तो अब क्या हुआ, फ्रांस ने बोल दिया कि हम कॉम्युनिक पर जब तक साइन नहीं करेंगे, जब तक कि उसमें रशिया की निंदा ना हो रही हो, जब तक कि उसमें बहुत अच्छे से, ऐसा नहीं थोड़ी बहुत निंदा, एक आध पॉइंट लिखाओ, नहीं, निंदा होनी चाहिए बहुत तगड़ी तरीके से निंदा होनी चाहिए, जो कॉम्युनिक जो लास्ट डॉक्यूमेंट निकलेगा, वरना हम इस पर साइन नहीं करेंगे। अब इंडिया के पास दुविधा क्या है, देखिए G20 कंट्रीज में जैसे फ्रांस मेंबर है, G20 कंट्रीज में कौन से मेंबर होते हैं, जो टॉप 20 GDP है, जो दुनिया की टॉप 20 GDP है वो। अब देखिए इसमें रशिया भी है ना, रशिया भी है इसमें टॉप 20 जीडीपी में, मतलब जीडीपी का मेंबर, G20 का मेंबर रशिया भी है, फ्रांस भी है, और बहुत सारी वेस्टर्न कंट्रीज है ना। तो अब क्या है कि बहुत सारी वेस्टर्न कंट्रीज का मेंबर है, फ्रांस भी मेंबर है, तो इंडिया दोनों तरफ इंडिया के में वो है। इधर रशिया को भी देखना है, क्योंकि रशिया के व्लादिमीर पुतिन भी भारत में आएंगे, है ना, क्योंकि जो इंडोनेशिया की इससे पहले 2022 की G20 हुई थी, उसमें वो गए नहीं थे, तो वहां पे इन लोगों ने खुल के करी उसकी निंदा रशिया की। लेकिन यहाँ पे जो है इंडिया के अच्छे रिश्ते हैं व्लादिमीर पुतिन से, तो व्लादिमीर पुतिन इंडिया में भी आएंगे। अब कितना अजीब लगेगा कि व्लादिमीर पुतिन इंडिया में आ रहे हैं, रशिया
के मिनिस्टर और हम उनके खिलाफ बुराई कर रहे हैं और डॉक्यूमेंट भी साइन कर रहे हैं उनके खिलाफ, तो अच्छा बेकार लगता है ना, अच्छा नहीं लगेगा, इंडिया के रिलेशन ही उनसे खराब होंगे। तो इस वजह से इंडिया जो है इस चीज से एग्री नहीं हो रहा कि हमको क्या करना चाहिए, हमको बुराई करनी चाहिए या फिर हमको निंदा करनी चाहिए रशिया की, ठीक है। ये इंडिया का बोलना है कि थोड़ी बहुत बात आप बोल सकते हो, लड़ाई शांत कर लो, ये कर लो, वो कर लो, लेकिन आप ये नहीं बोलोगे कि रशिया को बहुत स्ट्रांगली ये नहीं बोलोगे कि ये जो युद्ध चल रहा है, ये चल रहा है, सबको खत्म करो। क्योंकि इंडिया का क्या कहना है, इंडिया का कहना है मतलब एक तरह से इंडिया जो है कोशिश कर रहा है कि ये सब ना हो, है ना, ये जो रशिया की भी निंदा ना हो और मीटिंग भी अच्छे से निबट जाए। तो क्या बोल रहा है इंडिया, बोल रहा है देखिए जो G20 है ना, ये G20 आपका इकोनॉमीज के ऊपर है ना, इकोनॉमीज के टॉप 20 इकोनॉमीज में जुड़ी हुई है। तो हमको इकोनॉमी, ट्रेड, वुमेन एम्पावरमेंट, है ना, क्लाइमेट चेंज, एम्प्लॉयमेंट, इन सब के ऊपर बात करनी चाहिए। कि कौन बोल रहा है, इंडिया। ये जो लड़ाई वगैरह है, जो वॉर वगैरह है ना, इन सब शब्दों का इस्तेमाल हमको इसमें नहीं करना चाहिए, ठीक है। अब इसमें दिक्कत क्या हो रही है, तो एक चीज और मैं आपको बताने भूल गया, एक मिनट सुनिए। लेकिन जैसे इंडिया ने एब्सटेन किया है ना, यहां पे दोबारा आएंगे लड़ाई वाली बात पे, यहां सुन लीजिए पहले कि एब्सटेन जो किया है इंडिया ने भी किया है, चाइना ने भी किया है ना, और किसने किया है, और आपका पाकिस्तान ने भी किया है, और बात करूं मैं तो किसने किया है, बांग्लादेश ने भी किया है। तो इंडिया के आसपास की सारी कंट्रीज ने ज्यादातर क्या किया है, सारी कंट्रीज ने ज्यादातर क्या किया है, एब्सटेन किया है। क्योंकि हमारे रिश्ते देखिए जैसे वेस्ट के हैं बाकी आसपास की कंट्रीज के, ऐसे ही किससे हैं, ऐसे ही आपको रशिया से भी हमको खराब नहीं करने। इंडिया की बात अलग है, इंडिया का और ज्यादा स्ट्रॉन्ग रिलेशन है रशिया से, और वेस्ट से भी अच्छे इतने नहीं है। चाइना की बात करें तो चाइना के रशिया से बहुत अच्छे हैं, लेकिन वेस्ट से बहुत अच्छे नहीं है। पाकिस्तान का भी ऐसा ही है, पता नहीं उसके तो किससे अच्छे हैं किससे अच्छे नहीं, जिससे पैसा मिल रहा है उससे अच्छे हो जाते हैं। तो मुझे समझ नहीं आता किससे अच्छे हैं पाकिस्तान के किसके नहीं, क्योंकि कुछ दिन पहले वो यूक्रेन को वो भेज रहा था हथियार, है ना, अब वो एब्सटेन कर रहा है, पता नहीं सर, चलिए छोड़े, वो सब छोड़ते हैं। तो अब देखिए किस पॉइंट पे, मतलब क्या पॉइंट जो है इंडिया के द्वारा रखा जा रहा है कि हमने क्यों नहीं वोट करा, ये वाली बात तो अलग। अब ये तो आप बोल नहीं सकते कि हम जो है ना इनके खिलाफ जाना चाहते हैं ना इनके खिलाफ, इसलिए हम वोटिंग नहीं कर रहे। इंडिया ने क्या बोला और बाकी सब कंट्रीज ने भी इसको सपोर्ट किया, चाइना ने और पाकिस्तान ने, इन सब ने क्या बोला, इंडिया ने बोला देखिए आप लोग वोटिंग तो करा रहे हो, आप लोग वोटिंग तो करा रहे हो, लड़ाई शांत हो जाए, लेकिन इस लड़ाई को शांत करने वाली जो दो पार्टी है, कौन कौन सी, यूक्रेन और रशिया, ये भी तो सहमत होनी चाहिए कि आपने अगर साइन कर लिया रेजोल्यूशन तो उसके बाद शांत खत्म ही कराना पड़ेगा लड़ाई, ऐसा तो कुछ है नहीं। क्योंकि जो यूएनजीए, यूनाइटेड नेशन जनरल असेंबली का जो रेजोल्यूशन पास होता है ना, नॉन बाइंडिंग होता है, मतलब जो चाहे कर सकता है इसको फॉलो, जो चाहे नहीं कर सकता, ठीक है। यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल का होता तो वो थोड़ा सा बाइंडिंग हो जाता है ना, लेकिन उसमें क्या है, रशिया उसमें परमानेंट मेंबर है, तो रशिया उसको वैसे रोक देगा। तो इसी वजह से यूनाइटेड नेशन जनरल असेंबली में इसको पास किया जा रहा है, लेकिन ये जो है बाइंडिंग नहीं होता, मतलब ये करना जरूरी नहीं होता है। तो अब इंडिया ने बोला कि देखो ना तो रशिया एग्री हो रहा कि जो लड़ाई, मतलब रशिया भी राजी नहीं है कि जो लड़ाई अभी तक हुई है उसमें जितनी जमीन रशिया ने कब्जा की है उसको यूक्रेन को वापस कर दे, और ना ही यूक्रेन राजी हो रहा कि जितनी जमीन उन्होंने गवा दी ठीक है, बाकी जो जमीन बची है उसके ऊपर हम क्या कर लेते हैं, समझौता कर लेते हैं और वो यूक्रेन की रहेगी। ना ही यूक्रेन सहमत हो रहा, और बल्कि यूक्रेन को तो ये जो वेस्टर्न कंट्रीज है, फ्रांस, यूके और आपका यूएसए, हथियार पे हथियार भेजे जा रहे हैं, ठीक है। तो आप कैसे कह रहे हो, आप हथियार भी भेज रहे हो, ना तो यूक्रेन तैयार हो रहा ना रशिया तैयार हो रहा, तो किस बेसिस पे आप कह रहे हो कि लड़ाई को शांत कर दिया जाए। जब दो पार्टी तैयार ही नहीं है, लड़ाई तो जब भी शांत होगी जब दो लोग चाहेंगे, जिन दो लोगों के बीच में हो रही है, तो ये दो लोग ही तैयार नहीं है, तो लड़ाई शांत कैसे होगी। तो ये जो वोटिंग है ना, ये जो वोटिंग हुई है, आप ये समझ लो यूजलेस है, मतलब इसका कोई काम नहीं है, बस अपनी संतुष्टि के लिए जो वेस्टर्न कंट्रीज कर रही है कि हमने जो है रशिया को नीचे दबा दिया, हमने इतने सारे देश जो थे जो रशिया के साथ हो सकते थे वो हमारे साथ हैं, ऐसे करके बस रशिया को थोड़ा सा मेंटली डिस्टर्ब करने के लिए ऐसी कर रही है कोशिश, है ना, थोड़ा सा मेंटली वो हो जाता है ना। बहुत सारी जो फ्रेंडली कंट्री है रशिया की, वो रशिया के खिलाफ वोट करें तो रशिया को भी लगेगा यार हमारी कंट्री जो फ्रेंडली कंट्री है वो भी हम सब छोड़ के जा रही है, तो बस वही वाला काम चल रहा है। वैसे वोटिंग जो है वैसे यूजलेस है, इसका कोई फायदा नहीं है, ये जो लड़ाई है इससे कहीं रुकने वाली नहीं है। तो अब हम आते हैं वॉर पे। तो ये जो वॉर वाली बात थी ना, जो इंडिया ने यूज करी है, वॉर वाली जो बात थी कि हमको वॉर जो शब्द है इसका इस्तेमाल नहीं करना चाहिए, क्योंकि G20 जो है वॉर के लिए है ही नहीं। G20 जीडीपी, वुमेन एम्पावरमेंट, ट्रेडिंग, एक्सपोर्ट इंपोर्ट जो होता है, ट्रेड्स होते हैं, ट्रेड जो होगा इसके लिए, उसके बाद चाइल्ड डेवलपमेंट, वुमेन एम्पावरमेंट, एम्प्लॉयमेंट, क्लाइमेट चेंज, इन सब के बारे में, है ना। तो हमको वार जैसे शब्द का इस्तेमाल ही नहीं करना चाहिए, हमको लड़ाई जैसे शब्द का इस्तेमाल ही नहीं करना चाहिए। ये किसका बोलना है, इंडिया का बोलना है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं। नेक्स्ट पॉइंट है हमारा, जापान विल नॉट अटेंड G20 फॉरेन मिनिस्टर मीट। जापान जो है, जापान ने क्या बोल दिया, जापान के जो फॉरेन मिनिस्टर हैं उन्होंने ये बोल दिया कि जो इंडिया की G20 मीटिंग्स पर इंडिया में हो रही है ना, तो G20 मीटिंग में बहुत सारी मीटिंग्स होती हैं। मैंने आपको बताया था, कई बार बताया, पूरे साल मीटिंग चलती है। तो अलग अलग मिनिस्टर्स की मीटिंग चलती है, फिर नॉर्मल चीज़ों की मीटिंग चलती है। जैसे मैंने आपको बिजनेस 20 की मीटिंग बताई थी, थिंक 20 की मीटिंग बताई थी, इसी तरह ये मीटिंग भी चलती है और जो अलग अलग मिनिस्टर्स की मीटिंग भी चलती है। तो जो फॉरेन मिनिस्टर्स की मीटिंग होने वाली है ना अलग अलग देशों की, उसमें G20 की मीटिंग में क्या नहीं आएगा, आपका जापान जो देश है आएगा नहीं, इसने मना कर दिया। हम मना क्यों कर दिया, बात करेंगे, लेकिन उसी का फायदा उठाते हुए जैसे
ही जापान ने मना किया ना, ऐसे ही चाइना का जो मिनिस्टर थे, चाइना के जो फॉरेन मिनिस्टर थे, वो तुरंत से खड़े हुए अगले ही दिन उसके, और उन्होंने क्या बोला, हम तो जरूर आएंगे इंडिया की मीटिंग में, ठीक है, हम तो जरूर आएंगे, उसका बस फायदा थोड़ा सा ले रहे हैं बस, चलो ठीक है। तो ये देखो, आप देखोगे ना क्या चेंज हो रहा है इसमें। जो हमारा इतना फ्रेंडली देश है, जो हर चीज में हमारे यहाँ आता था, वो कौन था? जापान था। वो इस बार आ नहीं रहा, वो मना कर रहा है, मतलब अभी तो आएगा नहीं आएगा वो बात की बात है ना। लेकिन क्योंकि इंडिया के फॉरेन ऑफिस है, वो इतना अच्छा दोस्त है कि वो आराम से बात कर लेगा। वो नहीं कर पाएगा, फॉरेन ऑफिस कुछ नहीं कर पाएगा, तो जयशंकर साहब हैं जो फॉरेन मिनिस्टर है, वो नहीं कर पाएंगे, तो प्रधानमंत्री हैं। इतने रिलेशन हमारे अच्छे हैं कि हम फ्रांस को भी मना ले, जो फ्रांस जो कम्युनिटी पे साइन करने के लिए मना कर रहा है, और किसको? हम जापान को भी मना लेंगे। लेकिन जो भी ये सब मना कर रहे हैं, तो इस चीज का फायदा कौन उठा रहा है? इस चीज का फायदा चाइना उठाने की कोशिश कर रहा है, ठीक है। जो हमें कभी भी इंडिया की कोई मीटिंग अटेंड नहीं करता था, मतलब फिजिकली नहीं करता था, वर्चुअली करता था, वो इस बार क्या कह रहा है आगे बढ़ चढ़ के कि हम तो जरूर आएंगे। उसके फॉरेन मिनिस्टर क्या कह रहे हैं कि हम तो जरूर आएंगे इस मीटिंग में, है ना।